अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत 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 मिस किया मैंने सबको। नया सेट, नई जगह, लेकिन पुरानी होस्ट आपकी। हमने सोचा कि हम थोड़ा ब्रेक लें और एक नई जगह लेके आपके सामने आए। बड़ी मेहनत की हमारी पूरी टीम ने, मैनेजमेंट ने। हमने बड़ा सोचा कि अब हम क्या करें, कुछ नया करते हैं। तो मैंने कहा चलो जी अब सेट चेंज करते हैं और इस सेट पे होंगी बहुत मज़े मज़े की बातें। वही हमारे पास गेस्ट होंगे, टॉपिक्स होंगे। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाँ, बड़ी मेहनत की जाती है एक चीज़ के लिए। जब आप पता है छोटी छोटी चीज़ बन रही होती है। हमने बड़े दिनों से हम मॉक भी कर रहे थे, हम लाइट्स भी चेक कर रहे थे। बड़ी गहमा गहमी फैली हुई थी यहाँ पे कि अब कब हमने लाइव जाना है। और सच्ची बात है कि मुझे लाइव आने का जितना शौक है, मैं कहती हूँ बस मैं किसी तरह सुबह सुबह शो पे चली जाऊँ। लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं अभी छुट्टी हुई हुई है, मज़े आ रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे होता है कि बस अब छुट्टी मना ली, अब सुबह सुबह जाके आई हैव टू गेट कनेक्टेड विद माई ऑडियंस एंड आई हैव टू टॉक टू देम। तो बड़ा इंतज़ार के बाद, बड़े मेहनतों के बाद हमने कहा कि आज हम लाइव जाते हैं। मैं आपको अपने सेट की पूरी अब टूर कराऊंगी। ये हमारा एरिया है, लाउंज एरिया, जहां हम बैठ के मज़े मज़े की बातें करेंगे। हमारे साथ गेस्ट होंगे और उसके साथ साथ हमारे पास एक एक्टिविटी कॉर्नर होगा जो हमने यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे हम छोटी मोटी कोई भी एक्टिविटी होगी हमारे गेस्ट के साथ, वो हम यहाँ किया करेंगे ताकि एक मज़ा भी आए, लोगों को डिफरेंट भी लगे कि हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। फिर जी हमारी एक जगह जहाँ पर हम सब बड़ा कोशिश करती हैं ख़वातीन के हमें अच्छी जगह मिले, किचन की एक स्पेशियस जगह मिले जहां हम आराम से बैठ के मज़े से अपने काम करें। तो जी चलते हैं हमारे किचन की तरफ। ये हमारा किचन है और किचन में होंगे, आपको पता है हमारे यहाँ सेगमेंट्स होते हैं। टैंक का सेगमेंट होता है, टैंक किचन में हमारे साथ तोफेरा होती हैं और हम मज़े मज़े की चीज़ें बना रहे होते हैं। तो ये हमने देखें इस तरह का मज़े का किचन बनाया है कि दिल चाह रहा है कि मैं अपने घर का काम भी यहाँ पर शुरू कर दूँ, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ दिल चाहता है कि साफ़ सुथरा सा किचन हो, सुकून से काम किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ किचन को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जिस दिन से किचन बना है मैं सबको कह रही हूँ कि सारे बच्चों को जो ये किचन सेट कर रहे थे कि प्लीज़ किचन गंदा नहीं होना चाहिए। हमारा किचन ऐसे ही चमकता हुआ नज़र आए, रोशन सवेरा का किचन रोशन रोशन लगे। तो ये हमारा किचन है। वापस चलते हैं अपने लाउंज की तरफ और रोज़ाना मैं इस खिड़की से बाहर आया करूँगी। ये मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ दिया करूँगी कि अच्छा है कि वहाँ से हम निकलें और नए नए कपड़े पहन के आपको मैं दिखाऊं। एनीवेज़ आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ की, क्योंकि आज विमेन हेल्थ हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जब एक बच्ची बड़ी हो रही होती है, एक होता है ना, एक औरत जब थोड़ी बड़ी हो जाती है या लड़की बड़ी हो जाती है तो हम उसका ख्याल रखते हैं, नहीं, जब बच्ची प्यूबर्टी एज में आ जाती है तभी हमें बच्चों की हेल्थ का, आप देखें बच्चा हो या बच्ची हो, जब वो पैदा होते हैं तो हम उनकी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी डाइट मिले ताकि बच्चे हेल्दी हों। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ग्रो करने लग जाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए माएँ बहुत परेशान रहने लगती हैं कि अच्छा ये अच्छा खाएगी तो एक अच्छी हेल्थ होगी इसकी, आगे जाके पढ़ाई में भी इंसान जो है ये सोचता है कि जी पढ़ने में भी आप जो हैं वो एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब ऑब्वियसली हर लड़की ने शादी करनी होती है तो जब वो एज हमारी गुजर रही होती है, हमारी माएँ जैसे पेरेंट्स, मेरी अम्मी को बहुत होता था कि भाई ये खाओ, ये पियो, बड़ी कमज़ोर सी हो, शेक्स पियो, नाश्ता टाइम पे करो। उस वक्त हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो कि गलत है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। डाइट तो एक मेजर रोल अदा करती है, लेकिन उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं आपकी बॉडी में, उसके साथ साथ मेंटल पीस की बहुत सख्त ज़रूरत है। ग़िज़ा तो ठीक है आपने खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो आपकी बॉडी पे वो अफेक्ट आता है, वो इम्पैक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि क्या ये ट्रॉमास होते हैं हमारे बचपन के जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम देते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो वो एक औरत का हैप्पी मोमेंट होता है, तो हैप्पी मोमेंट में प्रेगनेंसी में औरत का ख्याल रखना चाहिए। लड़की को कम, हम कहते हैं ना, ज़्यादा खुश रखो, उसका ख्याल करो, उसको अच्छी डाइट दो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसने क्या खाना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो उसने क्या खाना है। डॉक्टर्स के साथ हम अपना कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में हम जो है वो इग्नोर भी कर रहे होते हैं कि हम
कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो वुमेन हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लड़की या एक खातून अगर हेल्दी होगी तो उसके बच्चे भी हेल्दी होंगे। अगर वो पीसफुल माइंड से कुछ चीज़ें करेगी तो उसके बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। अगर एक पीसफुल औरत है, एक खुश मिजाज औरत है, या उसको खुश रखा जाता है, तो वो अपने घर को, किचन को, अगेन अपने किचन को संवारेगी, अपने किचन में हर अच्छी चीज़ पकाएगी, अपने बच्चों को खुश रखेगी, अपनी फैमिली को खुश रखेगी। तो एक औरत पे हम सब डिपेंड कर रहे होते हैं, अपनी माँ पे, या जो भी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक घर है, मैं आई हैव टू रन माई फैमिली। तो उसके लिए मॉरली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ से उसको जो है हमें सेटिस्फाइड रखना होता है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास यहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगी, डॉक्टर्स होंगी, साइकोलॉजिस्ट होंगी, गायनोकोलॉजिस्ट होंगी, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, जिनसे हम पूछेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमें अपनी बच्चियों को इस एज में स्टार्ट करवा देनी चाहिए। अगर वो वाइटामिन्स हैं, अगर वो फ्रूट्स हैं जो बच्चे नहीं अक्सर खाते। लड़कियां आजकल तो बिल्कुल ही नाश्ते से भागती हैं। मेरी बेटियों को मैं पीछे लगी होती हूँ कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी बात है कि हमने अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी में जो है अपनी अम्मी की मैंने सुन ली, और पंजीरी एक सबसे बड़ा एक इंग्रेडिएंट, एक मील होता है आपका, जो आपको दिया जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी। उसके वो खाने से लड़कियां बड़े मुंह भी बना रही होती हैं, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं दूध में मिक्स करके पी लेती थी, क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं खाई जाती थी। तो अम्मी कहती थी अच्छा चलो तुमने वैसे नहीं करना तो तुम दूध में मिक्स करो, विच वॉज मोर हेल्दियर। और मेरा ख्याल है कि वो खाने से थोड़ा बहुत तो मुझे फ़ायदा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहीं कहीं सोचती हूँ कि मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ रहती है। तो कमर की तकलीफ़ क्यों होती है, घुटनों में क्यों तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें आप देखें, अगर हम कंपेयर करें आज की ख़वातीन, आज की लड़कियां और पुरानी औरतों को, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज उनकी हेल्दी डाइट थी, उनका खाना पीना अच्छा था, जो हम नहीं खाते। हमारे बच्चे जंक की तरफ बहुत ज़्यादा जाने लग गए, उनको अंडे खाने से प्रॉब्लम है, उनको मक्खन खाने से प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी ग़िज़ा के लिए, और एक वुमेन हेल्थ की जो प्रॉपर हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज इन सब चीज़ों पर बात होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आई एम ऑन माई न्यू सेट। कहते हैं ना, जब आप घर भी चेंज करते हैं या कोई जगह चेंज करते हैं या घर की सेटिंग चेंज करते हैं तो आप वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप भी आई एम श्योर एक्साइटेड होंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वंस अगेन रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ पे, एंड वुमेन हेल्थ को हम सिर्फ ये नहीं समझ सकते कि वो प्रेगनेंसी है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वुमेन हेल्थ में आ जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर इफ़त अहमद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट एट आगा खान हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, फॉर माई नॉलेज ऑल्सो, हमने सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट सुना होता है, ऑब्स्टेटिक्स क्या है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि नॉर्मली हम कह रहे होते हैं ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑब्स्टेटिक्स ये है कि हम सिर्फ प्रेगनेंसी में डील कर रहे होते हैं, और गायनोकोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑल अदर डिजीजेज ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, सो ऑब्स्टेटिक्स इज बेसिकली कनेक्टेड टू प्रेगनेंसी। यस। एंड गायनी इज वास्ट, ऑल द डिजीजेज, कैंसर्स आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ पे, जो मैंने अभी कहा भी कि हमारा दिमाग सिर्फ ये होता है कि वुमेन हेल्थ आती है तो बस सिर्फ प्रेग्नेंट हो गई औरत। जो मैंने अभी बात की, इसमें कितनी सच्चाई है कि एक बच्ची जब प्यूबर्टी की एज से ग्रो करने लगती है, दैट इज़ द टाइम जब हम सोचते हैं कि बच्ची की हाइट भी बढ़ेगी, बहुत सी चीज़ें होंगी हेल्थ वाइज। बच्ची को कहाँ, वो एज कौन सी है, सर्टन एज जहाँ से बच्ची की प्रॉपर नरिशिंग स्टार्ट होती है? थैंक यू, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बेसिकली मेरी सब स्पेशलिटी यही है, पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंस गायनी, जिसमें हम बच्चियों की गायनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डील कर रहे होते हैं।
सो फॉर मी बच्ची तो जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से हमें उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारे माशरे में एक औरत की हेल्थ और स्पेशली बच्ची की हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज़ में सबसे पीछे चली जाती है, बिल्कुल, क्योंकि फैमिली बजट इतना नहीं होता। तो लेकिन हमें जितने भी मीन्स हैं अपने उसमें रहते हुए बच्चियों की हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए। फिर जब वो बचपन से निकल के प्यूबर्टी की एज में जाती है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब बचपन ख़त्म हो रहा होता है और एक एडल्ट लाइफ शुरू हो रही होती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसको फिज़िकली भी चेंज हो रहा होता है, जिस्मानी तौर पे तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, कुछ हार्मोन ऐसे आ रहे होते हैं जिसको उसको हैंडल करना नहीं आता, नहीं पता चल रहा होता, नहीं पता चल रहा होता है। एक एब्रप्ट मूड चेंजेस आ रहे हैं, उसमें हम मजीद उसको डांट रहे हैं कि बदतमीज़ हो गई है, जवाब देती है, क्रैंकी हो रही है, क्रैंकी हो रही है। सो ऐसे टाइम पे हमें उसको सपोर्ट करना है, हमें समझना है। अपना सोचे ना, जब हम इस दौर से गुजर रहे थे तो क्या चीज़ थी जो हम चाहते थे कि लोग हमें समझें, हमारी प्रॉब्लम्स को समझें। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका सपोर्ट उस वक्त। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे एकदम से आपने ये बात की तो जहन में आई है। अभी रिसेंटली मैं किसी का सुन रही थी कि एक बच्ची जिसको जब साइकिल उसकी आती थी तो बहुत ज़्यादा, हम सब बच्चियों को याद है, दर्द तो होता है, पेन होता है। अब वो पेन होता था, किसी ने वो यही जैसे हमें घर वाले कह देते थे कि अच्छा कॉफ़ी पी लो, ये ना करो, अच्छा ये गोली खा लो, कोई नहीं, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन लेटर ऑन अब उस बच्ची को ये प्रॉब्लम हुई कि अब जाके पता चला कि शी हैज़ अ सिस्ट, और बहुत बड़ी सिस्ट है, बिकॉज व्हेन शी वाज ट्राइंग फॉर द बेबी तो वो बच्ची कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर साहब, क्या ये रिलेटेड होता है कि आपकी उस एज में जो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, ये भी एक फैक्टर है कि उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत, अगर बेहोशियाँ हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो मतलब हम तो ये क्या कहते बच्चों को टाल देते हैं कि नहीं नहीं ये नॉर्मल है, सबको होता है, हाँ। तुम्हें ज़्यादा महसूस हो रहा है या ये बहुत ज़्यादा फील करती है, लेकिन उसको इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ ब्लॉकेज ऐसी होती है जिसकी वजह से उनकी आगे की पूरी लाइफ सफ़र कर जाती है। जी। बाज़ दफ़ा एंडोमेट्रियोसिस डेवलप कर रही होती हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस भी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत कॉमन है हमारे कल्चर, हमारी मतलब हमारी एशियन उसमें सोसाइटीज़ में। सो अगर किसी को अनड्यू ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको चेक करवा लें, उसको चेक कराना ज़रूरी होता है। और वो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है, और इसको इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम उसे इवैल्यूएट करें। अच्छा, इसके साथ दूसरी मिथ ये होती है कि एक बहुत प्राइड लेती है कि हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम कोई दवा नहीं लेते। That's not right. आप सही कह रही हैं। मैंने इसीलिए ये बात की कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक पेन होती है जो बेरेबल होती है, एक होती है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए, लाइक बच्ची टेढ़ी हो रही है, पीली हो रही है, गिर रही है, तो वो हमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो हमने नरिशिंग की बात की या डाइट की बात की, डाइट की मेन चीज़ें क्या हैं एक बच्ची की ग्रोइंग एज में, कि उसको क्या क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग एज में, और सबसे ज़्यादा लड़कियां जो हमारी हैं वो प्रोटीन अवॉइड कर रही होती हैं। अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, ठीक है। अगर गोश्त है भी तो वो जंक फूड की सूरत में खा रहे होते हैं। अच्छा, तो वो बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम किसी भी फॉर्म में हो, चाहे चीज़ हो, चाहे मिल्क हो, दही है। अगर दूध नहीं पीना तो इट्स ओके, आप उसको दही की फॉर्म में दे सकती हैं। गोश्त नहीं खाना तो डिफरेंट फॉर्म में गोश्त हम उसको खिला सकते हैं, कबाब बना के, बिल्कुल किसी तरह उसको जो चीज़ उसे पसंद है, किसी तरह मीट, रेड मीट उसके अंदर जाना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि ये मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं खुद गोश्त नहीं खाती थी बिल्कुल भी, लेकिन वही बात है कि डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ये आगे जाके, मैं आपके सामने एक मिसाल बैठी हूँ, आई वॉज वन ऑफ दोज गर्ल्स जो नाश्ता भी नहीं करती थी और गोश्त तो कभी हाथ ही नहीं लगाना। मेरी ज़िंदगी सिर्फ चावल थी और आज तक चावल है, उस पर मैं इतना सा सालन डालती थी। बट मैंने अब रियलाइज़ किया, मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि मैं लड़कियों को बार बार कहती हूँ कि जब आपकी एक सर्टेन एज आती है, आपका जो बाहर का एक्सटीरियर होता है ना, वो लग रहा होता है कि आप बड़े हेल्दी हो, यंग हो, वो उम्र चोर हो, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही होती हैं। अब जी एज आ जाती है, आपने देखा। अब डॉक्टर साहब जब ये शादी के करीब आ जाता है टाइम, तो बड़े लड़कियों को कहा जाता है ये भी खाओ, तुम हेल्दी हो जाओ, ये हो जाओ। यहाँ लड़कियाँ बिल्कुल फाकों में चली जाती हैं, उसका कितना नुकसान है? बहुत मतलब एक्सट्रीम तो आपको पता है हर चीज़ की बुरी है, ठीक है। ना ओवरवेट होना चाहिए, ना, क्योंकि लड़कियाँ बिल्कुल क्रैश डाइट पे चली जाती हैं। तो
उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगेन बैलेंस डाइट हो, यानी यू शुड हैव प्रोटीन्स एंड वाइटामिन के लिए कहते हैं कि हमें मल्टीविटामिन दे दें तो वो मल्टीविटामिन से ज़्यादा तो वाइटामिन हमारे फलों में हैं, सब्जियों में हैं। बचपन से बच्चों को एक्चुअली टेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे होते हैं हम उनका। बचपन से अगर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खिलाना शुरू करें तो वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, उनकी एक सेकंड नेचर बन जाती है वो चीज़ खाना। सो हमें सिखाना चाहिए बिल्कुल शुरू से, चाहे लड़का हो या लड़की, कि हर चीज़ की उन्हें थोड़ी थोड़ी आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो शुरू से टेस्ट डेवलप होगा तो वो खाएंगे। अच्छा, और डॉक्टर साहब जो जैसे प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई भी कर रहे होते, अब ये कंसेप्शंस भी बड़ी जो है लड़कियों के लिए आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। पीसीओज एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। क्या ये मिथ है कि पीसीओज की वजह से लड़की कंसीव नहीं कर पाती? पीसीओ कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि कंसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये नहीं है कि हर पीसीओ कंसीव नहीं करेगा। एंड व्हाट इज द रीज़न कि आजकल हर घर में हर बच्ची को पीसीओ है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीसीओ ओवर डायग्नोस हो रहा है। जी, ठीक है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे पॉलिसिस्टिक ओवरी नज़र आ गई तो सारी जिंदगी के लिए लेबल हो जाएगा। सो लेट द डॉक्टर डिसाइड कि किसको पीसीओ है किसको नहीं है। पीसीओ का नाम भी थोड़ा सा लाइक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज़ एक्चुअली सॉर्ट ऑफ मिस नॉर्म, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल फैक्टर्स चल रहे होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रही होती हैं, बहुत डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें वन कंपोनेंट है सिर्फ कि पॉलिसिस्टिक ओवरी अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाए। जी, तो इसलिए इवेलुएट करना ज़रूरी है कि किसको पीसीओ है किसको नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो पॉलिसिस्टिक ओवरी को भी हमें पूरी ज़िंदगी मैनेज करना है। पूरी ज़िंदगी को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई हम दवा देंगे और वो बस ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक फीवर कि आपने पैरास्टामोल खाई एंड इट्स गॉन। जी, वो आपको पूरी ज़िंदगी समटाइम्स मैनेज करना पड़ता है, और उसके लिए अगर फर्टिलिटी में कोई इशू आ रहा है तो इट्स बेटर कि डॉक्टर से। अच्छा, वेट पुट ऑन, वेट इज़ ऑल्सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट हो तो आप तो डॉक्टर हैं, खैर आप बताती होंगी, मैंने तो हमेशा अपनी लाइफ में यही सुना है कि जब आप वेट पुट ऑन कर लेते हो तो लड़कियों को कहा जाता है वेट कम होगा तो प्रेगनेंसी आसान हो जाएगी या कंसेप्शन आसान हो जाएगी। ये भी है, वेट से रिलेटेड हैं चीज़ें, लेकिन हार्मोनल अगर डिस्टर्बेंसेस की वजह से वेट बढ़ रहा है तो उसमें कंसेप्शन मुश्किल हो जाता है। इतनी सी एज में बच्ची को हार्मोनल इश्यूज कैसे, क्या वजूहात होती हैं? एक्चुअली हार्मोन जो है वो हमारे ग्लैंड से निकल रहे होते हैं। जी, मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं। तो क्या ये किसी कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से है? जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि पीसीओएस की वजूहात क्या हो सकती हैं? इज इट जंक फूड, इज इट द लाइफस्टाइल? अच्छा, ये शुरू होता है जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स से, ठीक है। जहाँ पे आपकी जीन में अगर है, फॉर एग्जांपल जिन फैमिलीज़ में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है उन फैमिलीज़ में हमने देखा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जी, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और दूसरे जो है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी आपने कहा कि हमारी माएँ और हमारी दादियों के ज़माने में हेल्दी फूड खाया जाता था, लेकिन उनका आप लाइफस्टाइल भी तो देखिए ना, कितना एक्सर्शंस होती थी उनकी ज़िंदगी में, हर काम अपने हाथ से करी होती थी वो लोग। सो उनका फिजिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा था। जी, हम वो फिजिकल वर्क तो ज़ाहिर है नहीं कर सकते, ना हमारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम वापस उस तरफ जाएं, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वॉक हो, अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर इंक्लूड रखें। कभी ऐसा ना हो कि छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर एक कोई लड़की बार्बी डॉल नहीं बन सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो आपकी जेनेटिक्स आपको बताती है आपकी बॉडी को कि उसने कैसा दिखना है, कैसा बनना है। सो एक एवरेज वेट के अंदर रहना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट कम हो या एक प्रॉपर शेप हो तभी आप सेटिस्फाई हो अपने उससे। यू नीड टू बी वेरी एक्टिव और हेल्दी डाइट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सिस्ट होती है जो वाटरी होती है, एक होती है जो डिफरेंट होती है, उसके अब क्या, किस तरह उनकी ट्रीटमेंट्स में क्या किया जाता है? अच्छा, सिस्ट में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो सिस्ट है कैसी। लाइक देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्ट। अगर क्लियर फ्लूइड सिस्ट भी है तो समटाइम्स तो वो एक नॉर्मल जो एग रिलीज होता है वो ओवरी में निकल नहीं पाता और वहाँ पर ट्रैप होके उसी में वाटर भरना शुरू हो जाता है, जिसे हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। जी, इसी तरह से प्रेगनेंसी रिलेटेड सिस्ट होती हैं, ल्यूटल सिस्ट कहते हैं। ये बिल्कुल फंक्शनल सिस्ट हैं जो कि आपकी ओवरी के नॉर्मल फंक्शन के दौरान बनती और ख़त्म होती रहती हैं।
दूसरी फिर आ जाती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसके अंदर, जिसको आम अल्फाज में खून वाली सिस्ट कहते हैं। जी जी, ब्लीडिंग वाली। हाँ, तो या हेमरेजिक सिस्ट के नॉर्मल सिस्ट थी, उसके अंदर थोड़ी ब्लीडिंग हो गई तो वो आ गया। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये हमें बता रहे होते हैं कि कौन से सिस्ट निकालनी है, कौन से सिस्ट नहीं निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये होता है कि साइज़ क्या है सिस्ट का। नॉर्मली 5 सेंटीमीटर से कम की सिस्ट को हम ऑपरेट नहीं कर रहे होते। ठीक है। 6-7 सेंटीमीटर, फिर किस एज में डेवलप हुई, सिस्ट कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर डर्मोइड सिस्ट है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो सब इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है कि कौन सी सिस्ट है जिसको हम निकाल सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम पीसीओस के लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आपने पहले डॉक्टर से जानना है। अल्ट्रासाउंड कराया, पीसीओस हैं, कोई भी मेडिसिन आपने शुरू कर दी, उनके लिए भी आपको देखना है कि कौन से पीसीओस के लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए और इस पीसीओस के लिए लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लोग बर्थ कंट्रोल से ले लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वंस अगेन आज हम बात करें वुमेन हेल्थ पे। वुमेन हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मर्द हजरात की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वुमेन हेल्थ इसलिए क्योंकि एक औरत हेल्दी होगी तो उसका पूरा घर हेल्दी होगा, पूरा घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। अगर औरत ही लेथार्जिक हो जाए, मैं हमेशा घर में कहती हूँ कि मैं बीमार ना हूँ, अल्लाह मियाँ बच्चे हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ बस मुझे कुछ ना हो, क्योंकि अगर मैं बीमार होगी तो मैंने खुद ही हॉस्पिटल जाना है, सब कुछ खुद करना है और बच्चों को भी साथ साथ देखना है। हमारे साथ अभी अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा ने, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक आमना। वेलकम टू आवर न्यू सेट। योर न्यू सेट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। आपकी तरह अच्छा लगा ना आपको सेट? और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी मतलब माशाल्लाह आपको बहुत अलग सी वाइब आ रही है ना। अलग मैं वही सुबह से कह रही हूँ कि जब आप घर की सेटिंग भी चेंज करो ना तो दिल चाहता है वहीं जाके बार बार थोड़ी देर बैठो, है ना? अच्छा जी, और हमारे साथ यहाँ पे हैं फराह मौज़म, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। आप दोनों तो अभी नहीं है हमारे शो पे, आयशा तो आती रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वो सिस्ट की बात जो करी थी उसको कंप्लीट करते हैं। मैंने उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन की थी कि पीसीओस भी हम कहीं से भी सुनते हैं, जो आपने कहा, तो हम बर्थ कंट्रोल पे चले जाते हैं। उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो पीसीओ और सिस्ट बहुत अलग चीज़ है। अलग चीज़ है, ठीक है। पॉलिसिस्टिक नाम में, जैसे मैंने कहा कि वो नाम से ही मुझे तो काफ़ी इख्तलाफ है, क्योंकि सिस्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है और पॉलिसिस्टिक एक बिल्कुल अलग डिफरेंट डिजीज़ है। सो सिस्ट का अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट तरह की होती हैं। पानी वाली सिस्ट, अगर आसान अल्फाज में बात करें, ब्लड वाली सिस्ट, या फिर कैंसर होता है। अच्छा। तो कुछ टेस्ट हमारे ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए हम पहले से ये अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर वाली कुछ अलामात होती हैं जो अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चल जाती हैं, कुछ हमें एमआरआई के ज़रिए पता चलती हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं दोनों को। फिर ये डिपेंड करता है कि उम्र के कौन से हिस्से में, हर उम्र में डिफरेंट तरह के कैंसर्स मौजूद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये अच्छी बात है कि जो यंग गर्ल्स हैं उनमें कैंसर की शरह कम है बनिस्बत अदर सिस्ट के, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है। जी। इसी तरह जो कैंसर वाली है उसको तो निकालना ही निकालना है, और समटाइम्स उसके साथ बाकी सिस्टम भी ओवरीज भी होती हैं, अब फाइब्रॉइड्स भी हो जाते हैं, वो भी एक अलग ही फाइब्रॉइड बिल्कुल एक अलग चीज़ है, दैट हैज नथिंग टू डू विद द सिस्ट। वो यूट्रस का ट्यूमर है जी, जो कि बिनाइन होता है, उसमें कैंसर वाली चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। तो इसलिए कैंसर वाली चीज़ तो निकालनी है। कोई भी सिस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाए तो उस पर हमें जज करना पड़ता है कि आपकी एज क्या है, सिम्टम्स क्या है। सही। और पॉलिसिस्टिक ओवरी एक अलग चीज़ है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आप पर वापस आऊँगी कि हम इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा, हमने बात की कि एज जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, नरिशिंग तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना, कि बच्ची को अंडा भी खिलाना है, ये भी करना है। अब मेंटल हेल्थ पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है। अब हम बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं। मेन खाने पीने की चीज़ों में क्या हमें बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ ख़ास तौर पे सख्ती करनी चाहिए कि ये तुमने खाना है? देखिए, जिस वक्त बच्चियां ग्रो कर रही हैं तो उस वक्त तो उनकी खुराक बहुत ज़्यादा मुनासिब होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए।
बैलेंस खुराक से मुराद ये है कि उसके अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और साथ ही साथ पानी, ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हों। और ख़ास तौर पे ये माँ की ड्यूटी है कि वो ये देखे और नोट करें कि बच्चियाँ जिस वक्त ग्रो कर रही हैं और प्यूबर्टी में ये तमाम तर चीज़ें उनकी डाइट में मौजूद जी। हैं। और या फिर जिस वक्त उनकी प्लेट बनती है, एटलीस्ट दोपहर का खाना या रात का खाना जिस वक्त फैमिली साथ में ले रही होती है, तो जो उनका पोर्शन बने उसमें ये तमाम तर अज्जा मौजूद हों, यानी कि थोड़े से चावल भी हों, दाल हो, अगर एक टाइम पे गोश्त है तो दूसरी टाइम पे दाल सब्जी लाजमन हो। इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी हमें लगता इम्पोर्टेंट है है। कि दाल सिर्फ हमारे, जब हमने ये कहना था ना दाल रोटी खा लेंगे, दाल एक बहुत इम्पोर्टेंट फूड है, आइटम क्योंकि है, उसमें प्रोटीन्स शामिल फाइबर, हैं, हर बिल्कुल। चीज, मतलब वो जरूरी है, वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी वक्त से अगर बच्चों को दाल सब्ज़ी खाने की आदत नहीं होती तो फिर इवेंचुअली जब वो ग्रो कर भी जाते हैं तो तब भी आदत नहीं पड़ती। फिर साथ ही साथ उनको फलों की और सब्जियों की आदत भी साथ में डालनी है, और कुछ बीन्स और लोबिया साथ में सैलेड के भी दिए जाएं। जी। इस तरीके से जैसे उनका पोर्शन आजकल कंप्लीट मैंगोज आए होगा। हुए, जी, मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है कि मैंगो शेक्स बच्चों को आप ज़रूर लड़कियों को दें। बिल्कुल देने चाहिए, और इससे ये होगा कि उनकी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंगो के अंदर वो तमाम तर चीज़ें, ख़ास तौर पे विटामिन ए भी शामिल है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बच्चों को बहुत अच्छी फ़ायदा ये होता है कि शाम के टाइम पे जब वो थोड़ी कोई एक्टिविटी करें उसके बाद उनको शेक मिल जाए। आजकल मैंगोज़ हैं, उसके अंदर थोड़े से खजूर आपने डाल Dates दिए, डाल दी। बादाम डाल अच्छा, दिए। क्योंकि वुमेन हेल्थ इतनी बार बार जो हम बात करें, और ये टॉपिक आज रखने का मकसद भी ये था कि वुमेन हेल्थ हम इसलिए डिस्कस करें बिकॉज औरत ही है जिसने बेबी बेरिंग बॉडी अपनी लेके चलना है, उसी ने बच्चा पैदा करके देना है आपको। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या खाती है, क्या उसकी ग़िज़ा क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ अब आ जाता है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ क्या, बचपन में हम सुनते हैं कि बच्चियों को कह देते हैं, या हम छोटे थे कि ये क्या टेंशन लेनी, क्या बच्चों को क्या होता है, लेकिन वो भी एक एज है जिसमें बच्चा बहुत चीज़ें सोच रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एज है ये वाली जो हम कह रहे हैं कि जहाँ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इवन हम बच्चों को जब ये कहते हैं कि ये बातें ऐसे नहीं छेड़ो, इस तरह से डिस्कस नहीं करो, इनिशियल स्टेजेस जब आ रहे होते हैं, पुबर्टीज़ के आ रहे होते हैं, तो बच्चे डिस्कस करना चाह रहे होते हैं अपने मैटर्स को, तो बिल्कुल बहुत ठीक टाइम कह पर रही हैं। रोक दिया जाता है कि नहीं ये बहुत गलत बात है, आप इस तरह से बात नहीं करो इसके हम बारे में। नई मेंस्ट्रुअल साइकिल को नहीं डिस्कस कर सकते। बिल्कुल। हमें ये टेंशन होती है कि हम अगर ये बात करेंगे भी, अगर टीवी पे भी कर रहे हैं तो हमें 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम करें या ना करें। इवन अगर इस तरह के बारे में कोई डिस्कशन, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी चल रही होंगी तो उसको फ़ौरन से हटा दिया जाता है कि आप इस तरह से चीज़ नहीं देखो, ये गलत चीज़ है। तो क्या होता है कि हम उनके माइंड को पहले ही सप्रेस कर रहे होते हैं कि आप ये चीज़ें देखोगे तो क्या होता है कि आप माशरे में गलत चीज़ ला रहे हो। तो हमने बच्चों को पहले ही Which is not गलत at all. दैट्स द थिंग कि हम मतलब उनको ये एक डिस्कस नहीं नेचुरल करते। चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, हर औरत की। और ये एक डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, ये क्यों हम, वैसे वाकई इस बात को इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम ये डिस्कस ही नहीं करना चाहते। हम अपने बच्चों को बताना ही नहीं, लड़कियों को चाहते कि ये एक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जो स्टार्ट होगा एक एज में आके। बिल्कुल, बच्चों को पहले से तैयार करना चाहिए बच्चियों को कि ये होने वाला है। जो बच्चियों को, जिनको पता होता है और जिनके लिए एक सरप्राइज होता है, उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंटली वो इसको परसीव कर रही होती हैं। सो बहुत सारी बच्चियां जिनको पहले से पता है, दे एक्चुअली स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट। यस, सो वो एक उनको इसके साथ एक इनको अडल्ट Achievement. होने का एक वो मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। और एट द सेम टाइम आई डोंट नो अब ये ख़वातीन मुझसे अग्री करती हैं नहीं करती हैं, देखने वाली, सिर्फ लड़कियों को इन चीज़ों के लिए एजुकेट नहीं करना चाहिए, हमें अपने बेटों को भी इन चीज़ों के लिए एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है, ये स्कूल्स में बुलिंग होती है, बच्ची बेचारी अगर इस अपनी साइकिल में है या उसको, डॉक्टर आयशा आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। और अब मैंने ये देखा है कि जो स्कूल्स बहुत ज़्यादा उनके अंदर एजुकेशन के ऊपर और स्पेशली सेक्स एजुकेशन के ऊपर और बच्चों के ग्रोथ और प्यूबर्टी के ऊपर प्रॉपर तरीके से सोचा गया है, तो वो तो ग्रेड 5 से ग्रेड 6 से एक एक सेक्शन में एक एक घंटे का क्लास लेते हैं। होनी चाहिए। हाँ,
और पहले से बच्चियों को बता देते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, आपके साथ होंगी। और उसके बाद वो बाकायदा एक लेटर भी पेरेंट्स को जाता है कि आज हमने ये क्लास ली है आपकी बेटियों के साथ सेपरेटली। को एजुकेशन स्कूल्स में तो ये चीज़ होने लग गई है। और उसके बाद ताकि वो बेटियों को पहले से मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर दें। और को एजुकेशन स्कूल में ये भी चीज़ है ना कि अगर बच्ची जो है मेंटली तौर पे तैयार नहीं है, उसको पहले से प्रिपेयर नहीं किया गया, कल कला उसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एम्बैरस फील ना करे और उसके साथ बुलिंग ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर उस बच्ची को पहले से ये चीज़ प्रिपेयर नहीं की जाएगी स्कूल्स के अंदर टीचर्स के साथ और घर में माँ बड़ी या बहन साथ में, तो फिर बच्ची के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये तो एक फैक्टर है, ये तो होना है। उस बच्ची ने ग्रो भी करना है, उसके साथ ये सारी चीज़ें भी होंगी, प्यूबर्टी भी होगी। तो पहले से अगर आप उसको तैयार कर दें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अब ये हमने प्यूबर्टी तो कर लिया, अब ये आगे प्रेगनेंसी का मरला आता है। अब प्रेगनेंसी वाली स्टेज जब आती है उसमें कितना ज़रूरी है लड़की का मेंटल पीस को, अपनी मेंटली हालत को ठीक रखना, या उसकी सराउंडिंग्स वालों के लिए क्या मैसेज है आपका? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए वो टाइम है जहाँ में बॉडी चेंजेस भी आ रही है पूरी तरह से, तो इमोशनल भी चेंजेस आ रही हैं। बिल्कुल। और वही चीज़ जब अंडरस्टैंड करने में आते हैं तो काफ़ी टाइम, जैसे हम प्रीवियसली करें ना कि एकदम सरप्राइज हो जाती है जब हमें पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं, जिसको शेमफुल बताया जाए, तो वो ट्रॉमेटाइज कंडीशन वहाँ में डेवलप हो रही होती है उनकी, जो सप्रेसिव होता है कि इसको नहीं बताना है, डिस्कस नहीं करना। सेम कंडीशन जब प्रेगनेंसी में आ रहे होते हैं। सो अगर मेंटल हेल्थ और पीस के बारे में कंसिडरिंग करें, आप मोस्ट देखोगे जो प्रेग्नेंट वुमेन तो कुछ नया नहीं कर रहे आप लोग, आप अक्सर लोगों से ये सुनोगे जो वुमेन्स होंगी वो ये बता रही होंगी फैमिलीज में। हाँ, ठीक है। सो कंसीडर क्या किया जा रहा है कि आप सब कुछ नॉर्मल रखो, जबकि उसकी बॉडी पूरी चेंज हो रही है, ओवरऑल हर चीज़ चेंज हो रही है तो उसके थॉट्स में भी उस तरह की कंफ्यूजन आ रही होगी, क्या हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट। एक तो वो शादी करके जब आई तो उसको 10 दफा बताया गया कि तुम एक नए घर में जा रही हो, ये एनवायरनमेंट है, वहाँ की चीज़ें तुमने जो है वो समझनी है। उसके बाद एकदम से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो बड़ा है। और प्रेगनेंसी में एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है कि आपने सब कुछ करना भी है और एक हेल्दी भी रहना है। हाँ। मेंटली आपने अपने आप को खुश रखना है। द थिंग, मी टाइम कोई नहीं दिया जा रहा था उस टाइम पर। ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की जा रही थी, जब मी टाइम नहीं है, इस दौरान अनफॉर्चुनेटली किसी तरह के मिसकैरेजेस हो जाए तो वो भी एक ट्रॉमा कंडीशन उनके लिए हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली तो जो मिसकैरेजेस का ट्रॉमा है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। फिर वो आप एक प्रेशर बन जाता है कि अब ये एक मिसकैरेज हुआ है, नहीं अब तो बच्चा पैदा ही करना है। मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा, जब भी किसी लड़की का मिसकैरेज होता है, मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ, मिसकैरेज हुआ, मिलने आए लोग, अब पता है तुम 3 महीने बाद ट्राई करना, मतलब वो प्रेशर पहले ही डाल के चले जाते हैं कि 3 महीने का गैप होता है मिसकैरेज के बाद, फिर ट्राई करना है। ये कोई नहीं कहता कि इस बच्ची को भी अपनी सेहत देख के आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे केसेस आते हैं, मतलब सासें साथ आ रही हैं, माएँ आ रही हैं कि बस 3 महीने बाद दोबारा कंसीव कर ले? 3 महीने तो बहुत वो है, वो तो कहती हैं फ़ौरन हो जाए, लाइक अभी वो उस ट्रॉमा से गुजरी नहीं है। 3 महीने का हम टाइम कहते हैं ताकि वो ये रिकवरी टाइम हो जाए। बिल्कुल। और बॉडी भी थोड़ी सी बॉडी रिकवर हो जाए, उनकी मेंटली रिकवर कर जाए, इसलिए 3 महीने का टाइम देते हैं। बट जो साथ में जो भी फैमिली मेंबर आ रहा होता है, स्पेशली माएँ सासें, सो वो ये कहती हैं दोबारा हो जाएगा ना, मतलब लाइक उनका कंसर्न ये होता है कि प्रेगनेंसी दोबारा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अच्छा, ये प्रेगनेंसी में एक और कॉन्सेप्ट है, पहले लड़कियां शादी से 2-4 महीने पहले बिल्कुल फाके करके पतली हो जाती हैं, उसके बाद जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं तो बस कहा जाता है इसको खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, मतलब ओवर ईटिंग इतनी करा रहे होते, क्यों? नहीं, तो वो ये तो नहीं होता कि ओवर ईटिंग करा ही रहे होते हैं, वो खुद भी बहुत खा रही होते हैं। वो खुद भी बहुत ठूस के खा रही होती हैं, वो हनीमून पे भी जा रही होती हैं, वो पार्टियों में भी जा रही होती हैं, क्योंकि हमारा ये है कि ज़िंदगी जो है ना वो रिश्ते तक और शादी तक है। हाँ। और यहाँ निकाह हो गया और रुखसती हो गई और बात खत्म बस। और मसला ये है कि वहाँ से मिल गया, हाँ, लड़का भी मिल गया, शादी हो गई, पिक्चर्स बन गई, फेसबुक पे स्टेटस चला गया, मैरिड, हाँ। और बात खत्म। और मसला ये कि वहाँ से बात शुरू हो रही है। पे अटकी हुई है लोग, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। डॉक्टर आयशा अभी तक फेसबुक पे अटकी नहीं, मैं अटकी नहीं हूँ, मैं मतलब मिसाल दे रही हूँ। वो फेसबुक ही हमारे मुंह पे सबसे पहले उस पे चला गया और मतलब सारे सोशल ऐप्स पे चला गया और बात खत्म। लेकिन वहाँ से तो कहानी शुरू हो रही होती है, वहाँ से कहानी शुरू होती है, बिकॉज वहाँ से जब आपका वेट बढ़ना है,
उसके बाद फिर प्रेगनेंसी, उसके बाद पोस्टमार्टम, उसके बाद तो मेंटेनेंस तो आपकी वहाँ से है। Starting. आपने एक दफ़ा वेट लॉस कर लिया, आप अपने उसमें आ गए, ज़ीरो साइज जो भी सो कॉल्ड, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो वो आपकी कामयाबी नहीं है, वो आपका फेलियर है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये तो हम उन ख़वातीन की भी बात थोड़ी करें ना कि ग़िज़ा अच्छी करें जो प्रिविलेज्ड हैं, वो कर सकती हैं। मुझे प्लीज़, मैं आज जानना चाहती हूँ कि मेन वो क्या ग़िज़ा है जो खा के एक जो औरत नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, उसके घर में पहले ही बहुत मसले हैं और अखराजात नहीं हैं, वो क्या मेन कोई 3-4 आइटम है वो खा सकती है जिससे वो आराम से बच्चा हेल्दी रख सकती है और अपने आप को सिर्फ भी? 3-4 आइटम ही ऐसे हैं जो आदम के ज़माने से, हम उसको क्या वो कहें कि उस ज़माने से चले जाएं, वो लेने ही वो चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। हाँ। जो हम करने को तैयार नहीं है। उस वक्त की औरत और आज की औरत में फ़र्क ये है कि शी यूज्ड टू हंट फॉर फूड ना। हाँ। जाती थी, कुछ ढूंढती करती थी खाने के लिए, खेती बाड़ी हो गई, चढ़ गई, उतर गई, मासी वाला थोड़ा काम, जैसे कि कुछ मशक्क़त हो गई। इवन हमारी मेड्स भी तो हैं, एक्सपेक्ट भी कर रही होती हैं, लेकिन सब कुछ फिर भी तो वो हमारे आती हैं, काम, झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग। तो उसमें यह है कि रोटी के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती ना डॉक्टर आयशा। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ बीमारी, आप उसको बीमारी समझ के ना लेके चलें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वंस अगेन हम बात करें वुमेन हेल्थ पे, जो बहुत ज़रूरी है। हर खातून, हर बच्ची को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, और जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं तो आपको खुद समझ नहीं आता, बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू। अब ये डॉक्टर साहब, हार्मोनल चेंजेस की जो मैं बात कर रही हूँ, हर एज का एक डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे आपकी साइकिल भी चेंज हो रही होती है, तो आपके हार्मोन्स कुछ, कभी आपको क्रैंकी कर रहे हैं, कभी आपको सर दर्द हो रहा है, तो हर एज का एक डिफरेंट मूड स्विंग होता है। अब उसमें, बल्कि पहले आपसे पूछती हूँ, उसमें जो क्रैंकीनेस हो रही है, ये सब हो रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? देखो, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके इमोशन जब डिस्टर्ब हो रहे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे इस वक्त महसूस चाहती क्या हूँ मैं। द थिंग इज, हो तो क्या है, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है, बट व्हाट आई वांट टू बी। सो वो जब हमारे पास क्लियर नहीं होता, वो क्यों नहीं क्लियर होता? क्योंकि हमने एक कोर अपने सभी बच्चों के सहन में ना डाला हुआ है कि आपने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी। आपने डिस्कस नहीं करनी, आप कह रही कि वी नीड टू डिस्कस एज मच। आप जितना बोलते चले जाओगे ना, क्रैंकी हो रहा है, ठीक है, आप रो लो, लेकिन आप बात करो इस बारे में। तो देखो ना आप डॉक्टर फराह, आप ये देखो कि आप किससे बात कर रहे हो। बात करना, अब हर बंदे की एक्सेस आप लोगों तक नहीं है, हर बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकता, उसने अपने घर वाले से ही बात करनी है। अब अगर घर वाला ही उसको कह रहा है चुप करो, ये तो नहीं होता, ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं, दर्द क्या तुम्हें हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे, कोई हार्मोन, ये एक हम गलत चीज़ कर रहे होते हैं। मैं हमेशा शोज़ पे ही बात करती हूँ कि मे बी आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल के मैं कहती थी कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं चेंज हो गई हूँ इस तरह कि मैं सुनती हूँ अपने बच्चे की कि हाँ, ये मेरी बच्ची को तकलीफ़ हो रही है, तो क्यों हो रही है, इसकी जड़ तक पहुँचो, क्या वजह है। तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, और आपने बिल्कुल ठीक है, डिस्कस करें। बिल्कुल डिस्कस, एज अ मदर डॉटर रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी ही अच्छी चीज़ एक्सप्लेन होगी और समझ। अच्छा, अब मैंने आपसे एक सवाल करना था डॉक्टर साहब कि कभी कभी ये जो चीज़ है ना, स्ट्रेस क्यों बच्चियों में ज़्यादा आने लगता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। मेरी बेटी डेवलप्ड, अगर मेरी बहन की बेटी ज़्यादा डेवलप्ड है फिज़िकली, तो मुझे टेंशन शुरू हो जाएगी। अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी लेट हो गई तो मुझे स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर होता है। अब आप मुझे प्लीज़ आज नेशनल टीवी पे बता दें कि कब जाके स्ट्रेस लेना है कि जी अब बच्ची को साइकिल शुरू नहीं हुआ या वो डेवलप नहीं हो रही, ये ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हमारी माइलस्टोन्स हैं, वो हमें नज़र रखनी है कि बच्ची की ग्रोथ एक तो शुरू से, एक ना सिर्फ ये कि वो अपनी एज से छोटी लग रही है, ये भी देखना है कि अपनी एज से बड़ी तो नहीं लग रही है। ओके, लाइक 6-7 साल की उम्र में अगर बच्ची का एकदम से हाइट बढ़ने लग जाए, या आपको कुछ
फिजिकल वो चेंजेस नजर abnormal आए, है, वो abnormal वो एबनॉर्मल है, उसके लिए भी आपने कि उसको जल्दी साइकिल स्टार्ट ना हो जाए। दूसरी बात ये डॉक्टर कि साहब वैसे अगर 8-9 इयर्स में हो तो दैट्स एब्नॉर्मल, आफ्टर 9 आफ्टर 9 इज ओके, 9 में हो जाते हैं, पहले इवेलुएट करवा लें। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर 13 साल की उम्र तक आपको उसमें चेंजेस तो नज़र आ रही हैं बट उसको साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो गो टू अ डॉक्टर। जी। सिमिलरली अगर 15 इयर्स की एज तक उसको कोई फिजिकल चेंजेस ही उसकी बॉडी में नज़र नहीं आ रही हैं आपको, सो इट्स अलार्मिंग। ठीक है, अभी वो आपको लग ही नहीं रहा किस कि ये एज तक डॉक्टर साहब? 15 इयर्स। सो 2 कट ऑफ है, 13 एंड 15। अगर डेवलपमेंट हो गई एंड साइकिल्स नहीं आए तो 13, अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुई तो वेट टिल 15। ठीक है। क्योंकि बाज़ लोगों का नेचुरली ये होता है फैमिली वाइज या जेनेटिकली कि वो 15 साल की उम्र तक जाते जाते डेवलपमेंट शुरू होती ठीक है। है। एक दफ़ा फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो गई, हाइट आ गई, उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर नॉर्मली साइकिल स्टार्ट हो जाता ठीक है। ठीक है है। सो डॉक्टर साहब। 13 एंड 15। ठीक है। डॉक्टर आयशा, क्या ये वजूहात इसलिए भी हो सकती हैं कि हमारी डाइट सही नहीं होती बच्चियों की, हमारी कि बच्ची बच्चियों- डेवलप नहीं हो रही फिजिकली? दोनों चीज़ें, ठीक है। दोनों चीज़ें। तो असल It's में both मैं ways. तो हम इतनी स्किनी थी, हम अब स्किनी ही थी और शादी भी हो गई तो उसके बाद बेटी भी पैदा हुई तो 47 वेट था, तो इसकी एबनॉर्मलिटी तो ना हुई ना? नहीं नहीं, एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ये तो फैमिलियल टेंडेंसीज होती ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना, इसमें अगर क्योंकि आपके मेरे सारा ग्रुप में सब बहुत सी कुछ- मेरी फ्रेंड्स हैं जिनकी बच्चियां नहीं डेवलप हो रही थी, तो वो हम उस टेंशन में है कि बच्चियां 15 साल की हो रही हैं, 16वें में लग रही हैं, लेकिन बच्चियों की पिटीट साइज है बिल्कुल। नहीं, ये फैमिलियल पूरा टेंडेंसीज होती हैं और यूजुअली ये होता है कि माँ से सिस्टम चल रहा होता है। जिस एज में माँ की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, अमूमन बेटी की भी उसी तरह होती है। जैसे माँ का सारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बेटियों का भी वैसा होता है। बस ये होता है कि कई दफ़ा अगर जो हस्बैंड है वो बहुत ओबेसिटी का शिकार है, अच्छा। या बहुत वो हेल्दी है, या फुप्पियाँ उस तरीके से हैं, और माँ जो है वो बहुत स्किनी है और 2 या 3 बेटियां हैं, तो 2 उसमें से स्किनी हो जाएंगी, 1 हेल्दी हो जाएगी। अच्छा, फुप्पियों की तरफ से अगर ऐसा हो रहा है कि हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, मदर साइड नॉर्मल है, तो कोई एक बेटी जो है उसको पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा, वो हेल्दी होगी, ठीक है। उसकी साइकिल्स में प्रॉब्लम आ गया और 2 में नहीं आया। तो फिर इस तरह चीज़ें जो है ना वो जेनेटिकली और फैमिलियल टेंडेंसीज के साथ चलती हैं। तो ये सब जीन्स के अंदर आता है, लेकिन इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो अब खुराक बच्चियां ले रही हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स की तरफ से किसी किस्म का भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं आ रहा, लेकिन उस बच्ची की खुराक इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस थी कि उसका वेट इतना ज़्यादा 10-12 साल की उम्र में बढ़ गया कि उसके साइकिल्स ही नहीं स्टार्ट हुए। साइकिल्स, यहाँ ये पे भी एक बाल वजह है। आना शुरू हो गए, चेहरे Hormonal पे changes। एक्नी आ गई, सर के बाल गिर गए, Oh पीरियड्स no। उसके स्टार्ट नहीं हुए। जब अल्ट्रासाउंड आया तो सिस्ट आ गई ओवरी के आई। अंदर और पता चला कि पीसीओ है। तो ऐसा भी होता है, तो हर केस की नौयत बहुत डिफरेंट है। हर केस की अच्छा, knowledge। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा सोने जागने का सिस्टम है ना, वो भी एक बहुत वो ज़्यादा बहुत impact। बड़ा फैक्टर है। लाइक आपके जो रिपेयर वाला हार्मोन्स हैं वो निकलते ही 9 बजे से 2 बजे तक हैं रात के वक्त। अगर आप सो रहे हैं और पिच ब्लैक अंधेरा है, जी, ठीक है, उस वक्त बच्चे जाग रहे हैं, तो उनका वो जो हार्मोन है मेलेटोनिन, वो रिलीज ही नहीं हो रहा। रिलीज ही नहीं हुआ। सिमिलरली कॉर्टिसोल आपका रिलीज होता है सुबह 8-9 बजे के दरमियान, जिस वक्त आप फुल ब्लोन एक्टिविटी फॉर्म में होते हैं, आप जाग रहे हैं, रोशनी में जा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे उस टाइम पे सो रहे हैं तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। सो इट्स नॉट जस्ट द फीमेल हार्मोन, इस अदर हार्मोन एज वेल जो आपकी हेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो आपने कहा कि रात की नींद, एक होता है जो पूरा दिन भी रात की नींद नहीं है तो पूरा दिन बच्ची सो रही है या वो भी बच्चा गलत है। सो रहा है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि हमें जब एक्टिविटी है ना, हमें उसके लिए सनलाइट चाहिए। ठीक है। मुझे फ़रा ये बताएं, ये जो हमने बात की कि बॉडी डेवलपमेंट, अब जब बच्चियां स्कूल कॉलेजेस में हैं तो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है, उसके अंदर फिर बच्चियां उल्टी सीधी चीज़ें खाने लग जाती हैं। क्योंकि मैं ये अपने सुनी हुई बात ही इसलिए शो पे करती हूँ कि मैंने कहीं सुना और मैं कहती हूँ यार ये तो गलत किया इस बच्ची ने, ये तो नहीं करना चाहिए था, और उस कंपैरिजन में बुलिंग शुरू हो जाती है। तो उसके बता देखिए, जैसे आप कह रहे हो ना कि बुलिंग शुरू हो जाती है, उसके अलावा भी आई लाइक टू बी, मैं से ज़्यादा अच्छी दिखूं और अटेंशन मेरी तरफ ज़्यादा हो लोगों की, तो इसके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समटाइम्स ये चीज़ क्या कर जाती है, आपकी बॉडी डिस्मॉर्फिक कंडीशंस की तरफ जा रही होती है। कभी कभी हम यही चीज़ों को भाई मैं ट्रॉमा से लड़कियों को ज़्यादा, देखा इंजीर खा रही हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेती हैं। बिल्कुल
लेकिन वही बात है ना कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट के ओके इसने ऐसा किया था तो मुझे भी कुछ चीज़ करनी है जिससे मेरी बॉडी उस तरह की डेवलपमेंट लेना शुरू करे। अब ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया, वहाँ पे बर्नआउट हो रहे हैं और उस चीज़ के ऊपर क्या जा रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी चीज़ को यूज़ करें जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। वही बात जैसे मैडम कह रही हैं कि हार्मोन्स के जो सिचुएशंस है वो डिफरेंट होनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एक डिफरेंट तौर पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें लीडिंग एंजाइटी की तरफ भी हमारे पास जा रही होती है कि मैं क्यों नहीं उतनी अच्छी हो पा रही हूँ, मुझे भी वैसा बनना है। तो ये जो प्रेशराइज कर रहे होते हैं ना चीज़ें, वहाँ पे स्ट्रेस और इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उनको ट्रॉमा कंडीशन, जिसे हम बोलेंगे इमोशनल ट्रॉमास हो रहे होते हैं। इमोशनल ट्रॉमास में एक चीज़ और है कि ये जो हमने बड़ा हमारे ख़ानदान में, सबके ख़ानदानों में प्रॉब्लम होती है, वो देखो सूखी, देखो सूखी, आप उसको एक नाम बना देते हैं, स्टिग्मा दे देते हैं कि जी सूखी, मोटी, ये बात करना बहुत गलत बात है। बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं कि जी बच्ची तैयार होके आई, हाय हाय कितनी कांगड़ी है, कितनी सूखी है, या वो ज़रा सी हेल्दी है, तो क्योंकि आप एक कज़न के सामने दूसरी को सूखी बोलेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो ऑब्वियसली बच्ची बल्कि डिप्रेशन में एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आजकल तो इस चीज़ को भी देखा जाता है कि बेटा तुम मोटे हो गए तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। हाँ, यू हैव टू बी स्किनी। अब ये मोटे होने की बात मैं ज़रूर आपसे करूँगी कि ये मोटापे पे भी लोग कहते हैं ना बड़े मिथ्स हैं। एक चीज़ बताएं डॉक्टर आयशा, ये जो आजकल सीड साइकिल है कि सीड साइकिल का ट्रेंड निकला है कि ये खाओ, सीड्स करोगे तो आपके पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, ज़रा प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड बिकॉज दे आर, दिस इज, बट इज़ इट फॉर एवरीवन? It can be done. The reason being, there's a certain class of people which visits us, ठीक है, और उनके cycles irregular हैं। अब उसमें दो चीज़ें हैं, उनके जो सीरम इंसुलिन लेवल्स हैं वो आ जाते हैं नॉर्मल, ठीक है, और सीरम इंसुलिन लेवल्स, लेकिन उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, पीरियड्स उनके इरेगुलर हैं और उनके कोई सिस्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, सिस्ट भी नहीं है, सीरम इंसुलिन भी नॉर्मल है, सिर्फ बच्ची का वजन थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर है। देखिए मैंने आपसे कहा कि हर केस बहुत डिफरेंट है जी। इस केस में अगर उनको साइक्लिंग करवाते हैं, ठीक है, और उसमें सनफ्लावर सीड्स हैं, सेसेमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं, 14 डेज ईच है, ठीक है, और 1 टीस्पून आपने रात में भिगोना है और सुबह लेना है निहार में। इस केस के अंदर सीड्स इफेक्टिव हैं और ये लेने से बच्ची का वजन भी कम होगा और उसके साइकिल्स भी बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन अब उसकी ओवरीज के अंदर सिस्ट उसके पड़े हुए हैं, सीरम इंसुलिन उसका जो है वो बढ़ा हुआ है, उस केस में उसको मेटफॉर्मिन फिर देनी पड़ती है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या आप इससे एग्री करती हैं कि सीड्स का जो आजकल ट्रेंड निकला है सीड साइकिल का? सीड साइकिलिंग आई थिंक वेट रिडक्शन में हेल्पफुल है, ठीक है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लेकिन इससे पहले हमें देख लेना चाहिए कि और कोई ऐसी बैकग्राउंड चीज़ तो नहीं चल रही है। इट्स नॉट जस्ट इंसुलिन बट थायराइड फंक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू रूल आउट ऑल दीज थिंग्स कि कोई और ऐसी अंडरलाइंग डिजीज़ ना चल रही हो, पहले वो हम रूल आउट कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मिथ है कि बहुत वेट होगा तो बच्ची प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। मैंने तो बहुत सी ऐसी मोटी लड़कियां, मैं भी मोटी बोल रही हूँ, मतलब हेल्दी लड़कियां देखी हैं जो कंसीव भी करती हैं, डिलीवरी भी होती है आराम से सब कुछ। तो क्या मोटापा आपका एक हिंड्रेंस है प्रेगनेंसी में? असल में मोटापे को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे होते ना जी। जो जैसे मैंने आपको कहा, हर एक कोई बार्बी डॉल नहीं होती, हर कोई नहीं, हर एक का अपना स्ट्रक्चर होता है। एक का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बिल्ट हैवी है, बोन्स हैवी हैं, सो हम जस्ट वेट को कंपेयर कर रहे होते हैं कि मेरा वेट इतना है, आपका वेट इतना है। बहुत चीज़ें इसमें बहुत फैक्टर होते हैं जो डिफाइन कर रहे होते हैं। बट एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप वेट कम करके, बच्चा एक एवरेज वेट होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। जो आपका BMI इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर वेट। एक लड़की है जो 5 फीट की है और एक है 6 फीट की, तो उनका वेट हाइट के हिसाब से भी तो चेंज होगा ना। जी अच्छा, कुछ अभी तो हम सिर्फ उन लड़कियों की बात करें जो प्यूबर्टी में हैं, प्यूबर्टी से यंग एजेस में जा रही हैं, देन दे कम इन देयर 20s, उसके बाद से जी फिर उनकी साइकिल चेंज होने लगती है, उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, देन यू गेट मैरिड, देन देयर इज़ अ प्रेगनेंसी टाइम। कुछ ख़वातीन हैं जो शादी नहीं करती, ज़ाहिर शादी नहीं है तो प्रेग्नेंट भी नहीं है। अब उनकी बॉडी के अंदर बहुत सी कश्मकश होती है कि उनको हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि एक प्रोसेस है ना कि आपने बच्चा पैदा कर लिया तो आपकी बॉडी थोड़ी डिफरेंट होगी। आई यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन जिसने शादी नहीं की और वो एक सिंगल लाइफ लेके चली है,
उसकी बॉडी में चेंजेस जब आते हैं या उसको हार्मोनल चेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, सो देयर आर टू मेन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपका ईस्ट्रोजन सप्रेस हो जाता है एंड यू आर एक्सपोज टू प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, जब जिनकी कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती उनको प्रोलॉन्ग ईस्ट्रोजन एक्सपोजर मिल रहा होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो प्रोलॉन्ग ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से भी डेवलप हो रहे होते हैं। जी। फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों में फाइब्रॉइड का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूट्रस में फाइब्रॉइड इज एक्चुअली ट्यूमर यूट्रस के अंदर ट्यूमर होता है, बिल्कुल। तो वो डेवलप हो सकता है, या उनके अंदर उनको ब्रेस्ट कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिकॉज इन खवातीन के लिए भी कोई मेडिसिन जो है हार्मोनल मेडिसिन होता है ना कि आप कैसे लेंगे, फिर वो ट्रॉमाज में जाती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन। वुमेन हेल्थ आज हमारा टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि बहुत सी खवातीन हैं जिनको इस टॉपिक से बहुत कनेक्ट करेंगी कि आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोड़ दें सारी दुनिया को। खाना, मैं सोचती हूँ कि हम किसी की वजह से खाना ना खाएं, अपने आप को अजियत दें, तो अजियत एंड में हमें और होगी क्योंकि हमारे ही बॉडी इफेक्ट होगी। अब यहाँ पे आ जाता है जब हमारे पास, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया कि वेट हो कम तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिथ है कि अगर आप थोड़े बहुत मोटे भी हैं तो आप कंसेप्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बात कर रहे थे कि ये जो बॉडी शेमिंग भी हो जाती है, इससे ट्रॉमा डेवलप होने लग जाता है। जी, इसके बारे में बताएंगे, इसको खवातीन को बताएंगे कि अब सीरियस नहीं लेना है इस चीज़ को। देखिए समटाइम्स क्या होता है हमारे पास कि हम इस चीज़ों को डिस्कस तो कर रहे होते हैं कि ओके हमें किस वेट पे रखना चाहिए, या मैं कहूँगी कि मैं रोज़ इस चीज़ के ऊपर ना देख रही होती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रही होती हूँ, तो उनके कंसीडर क्या होते हैं कि ओके मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, सो व्हाट आई शुड कि मुझे लूज़ करना चाहिए। और सडनली लूज़ जो होता है ना अफेक्ट क्या कर रहा होता है, जैसे आप डाइट लूज़ करते चले जाओगे, चीज़ें क्या अफेक्ट करती हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे होते बॉडी में, अब बॉडी क्या होती है स्ट्रगल करना शुरू करेगी, और इसी में या तो आप लो मूड की तरफ चले जाते हैं या फिर आप एंजियस कंडीशन पे चले जाते हो। तो ये चीज़ें आपकी ट्रॉमा फिगर्स को लीड करना शुरू कर देती है, वो चीज़ें वहाँ पर। और फिर एक सोच का जो साइकिल चलना शुरू हो जाता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो मेरे पास लोग नहीं आएंगे। ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। अब इन्वायरमेंट इसमें और ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देता है कि तुम्हें अच्छा दिखना है। डॉक्टर साहब एक बड़ा मिथ है कि देसी घी खिलाओ तो बच्चा आसानी से होगा, ये ज़रा ये बताएं ना, ये क्या बातें हैं? डिलीवरी में आसानी हो जाएगी? एक्चुअली अक्सर लोग ये करते हैं कि घी मक्खन खा के, मतलब लाइक दूध में मक्खन डाल दिया एंड देन डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम कर। वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी कोई अनयूजुअल चीज़ जो वो खाने की आदि ही नहीं है, एकदम से खाएगी तो उल्टी मतली और बहुत ज़्यादा बेचारी में हमारे पास आती है, पेन भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव पेन्स नहीं होते हैं, तो उससे बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो मैं आज ये आपको मशवरा देना चाहूँगी, जितने भी लोग देख रहे हैं, ख़ासतौर पे वालदा जितनी भी हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड की वालदा हो या आपकी अपनी वालदा हो, प्लीज़ इस किस्म की कोई चीज़ बच्ची को ना खिलाएं। कैस्टर ऑयल पिला दें, बच्चे पे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के रिस्क बढ़ जाता है। ऑपरेशन, अच्छा, अब जो डिलीवरी का टाइम होता है जब आप सी सेक्शंस करते हैं, उसकी केयर जो है बड़ी डिफरेंट कहते हैं होती है। अब उसमें डाइट का क्या है कि गरम ठंडा, ये आप ज़रा बताएंगे। जो शादी से पहले कह रही हूँ, ये प्रेगनेंसी के डेट्स जब आपकी करीब आ जाती है, ड्यू डेट आती है, तो ठंडा गरम ना खाएं, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ये नहीं, मछली नहीं खानी, ये नहीं खाना, ज़रा इसको प्लीज़। अच्छा, हमारे यहाँ ये ठंडे गरम का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी बड़ा परेशान कर देता है। उसमें ये होता है कि ख़ातून को या लड़की को जो है ना बहुत ताकत वाली खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ख़ासकर जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो खून की कमी के बहुत रिपोर्ट होते हैं,
क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी ये होता है कि टेस्ट के बहुत मसाइल होते हैं, तो लड़की अक्सर जो होती है वो अचार खा रही है या चटनी खा रही है, या कभी उसने कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो ले ली, तो जब ब्लड टेस्ट आता है तो खून की कमी होती है। खून की कमी ना सिर्फ माँ, जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर बहुत फ़र्क लेके आती है, और उसकी वजह से एग्जाइटी भी होती है, माँ में चिड़चिड़ापन होता है, सांस बहुत फूल रहा होता है, और नकाहत बहुत है, कमज़ोरी बहुत है, मतलब ओवरऑल ही अगर खून की कमी है तो सब। तो उसमें उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो उसमें कीमा खाए, गोश्त खाए, आप जैसे मछली बता रही हैं तो वो मछली भी खाए, ये वाली चीज़ें खाए, प्लस नाश्ते में उसको अंडों का ऑमलेट लेने की ज़रूरत है। तो घर के जो भी अफराद हैं या तो बहुत कुछ बता दिया हाँ, आपने, तो अंडों ये के चीज़ें ऑमलेट जो है ना उसको पर उसको चीज़, पालक लेने की जरूरत है, पालक बहुत, स्पिनच ठीक है? बहुत स्पिनच ज़रूरी जरूरी है, चीज़ ज़रूरी है, अंडा ज़रूरी है। तो उसमें ये होता है कि है कुड़िए ए चीज़ें तू खावेगी तो ये तो बढ़िया गर्म होंदियां ने। हाँ, अब ये कहा जाता है कि चीज़ें जी जो गर्म ना है कि ये गर्म है, ये चीज़ें उसका ब्लड बनाएंगी, ठीक है? उसके जो हीमोग्लोबिन लेवल्स इतने लो पे आ रहे हैं, उसको हम कितना एक फोलिक एसिड घर, देंगे। मैं कहती हूँ घर में जितने डॉक्टर पाए जाते हैं ना आसपास पड़ोस के, अच्छा, दूसरा ये सारी चीजें ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही बहुत अच्छी मैटर कर लगती रही होती हैं, इसलिए क्योंकि उस बेचारी को कुछ पता नहीं होता, ठीक है? वो उस वक्त चाहे जितनी भी उसकी पढ़ी लिखी हो, जो भी हो, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि घर के जितने बड़े बुजुर्ग होंगे वो डॉक्टर बन जाएंगे, वो जाहिल बन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज नो एक्सपीरियंस, यू डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी इज कमिंग, द गर्ल डजंट नो एनीथिंग, और वो जितने बुजुर्ग हैं अब तो उन्होंने लड़कियां बुक पढ़ती हैं, क्या हाँ, हो गया, अब तो अब पूरी तो पूरी पढ़ती बुक्स भी पढ़ती हैं, हैं लेकिन बैठ के। फिर भी ये होता है कि वो जो बुजुर्ग कह देते हैं गर्म चीज है, बच्चा इससे काला पैदा हो जाएगा, अरे अल्लाह, अब ये तो पी लो गोरा पैदा हो नारियल का जाएगा। पानी हाँ। पियोगे तो बच्चे, भाई मैं आपको, आप प्लीज बताइए डॉक्टर साहब, ये मैं नारियल का अपनी पानी, हाँ इस पे अपनी पेशेंट्स को एक बात कहती हूँ कि आप ये सोचें नारियल ट्रॉपिकल एरिया में आता है और वहाँ के जो लोग इनहेबिटेंट हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन आप देखें नेचुरली डार्क स्किन हाँ, के होते हैं। मतलब श्रीलंका में तो फिर लोग गोरे ही होते हैं सारा। और इसी तरह मछली का वो है, बहुत सारी मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे उनके स्टेपल फूड ही मछली है, हाँ। तो उनके तो सारे बच्चे अब नॉर्मल हो रहे होते हैं। बांग्लादेश को आप ले लीजिए, क्या इंटेलिजेंट लोग हैं वो, दे बहुत आर intelligent। ब्रेनी एंड इंटेलिजेंट। कुक कितने अच्छे हैं वो, ये पहले आप देखेंगे। अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही। बंगाली कुक मैं बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, मैं सारी जिंदगी घर में बंगाली कुक रहे हैं, लेकिन अब बंगाली कुक मिलते ही नहीं है बड़े, वो भी उनको भी पता चल गया कि हमारी बड़ी डिमांड है। तो वो अब मछली बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मछली खाते रहे वो सारी जिंदगी, मछली चावल उनकी ग़िज़ा है। हाँ, अच्छा, mostly, अब मैं बताऊं, mostly। अब डॉक्टर्स बैठी हैं तो मेरे तो कहना अजीब ही लगेगा, लेकिन एज अ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जो मैंने सुना है कि जो फिश होती है वो आपके बच्चे का वेट बढ़ाती है लेकिन आपका नहीं बढ़ाती, तो फिश इज गुड फॉर योर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इज दैट ट्रू? आई थिंक डॉक्टर आयशा इस पे ज़्यादा बेहतर तौर पे देखिए, लाइट डाल fish सकती आप हैं। इस्तेमाल- फिश का मतलब फिश से वेट औरत का नहीं बढ़ता, मैंने ये सुना है। उसके प्रोटीन्स अच्छे प्रोटीन्स हैं बच्चे ना, को उसमें- सही मिल हाँ, जाते और हैं। उसमें फैट की कमी है, फैट जी नहीं है जी, उसमें, ये मैं ऐसे- पूछना चाह रही हाँ, थी, इज इट गुड टू गुड so फैट्स fish all will go। एंड गुड प्रोटीन्स और Okay. हेल्दी चीजें। नारियल पानी किस चीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है हमारे जहनों में कि गोरा होने के लिए, कि नारियल पानी प्रेगनेंसी में कितना अच्छा है? सिर्फ आपकी हाइड्रेशन इंप्रूव करेगा और Hydration। आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स देगा। बोन्स के लिए भी अच्छा होता है बच्चों के। कैल्शियम उसमें होता है, सो बच्चा देखिए बच्चे की बोन्स तो बन जाएंगी, आपकी सारा एक्सट्रैक्ट कर लेगा वो कैल्शियम अपना, लेकिन आपकी अपनी बोन्स उसमें अफेक्ट हो सकती हैं। सो इसलिए कैल्शियम का कंटेंट्स आपके ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम सप्लीमेंट देते हैं। आयरन का भी हम सप्लीमेंट देते हैं क्योंकि वो डाइट से पूरा नहीं हो अच्छा, उसमें भी एक बात है कि आयरन ज़्यादा लगेगी तो बच्चा काला काला हो जाएगा। सो बिकॉज ये मतलब कहाँ से बैठ के बातें लोग बनाते हैं? नॉर्मली क्योंकि आयरन की टैबलेट काली होती है, उसकी ड्रिप काले रंग की होती है, और स्टूल जो पास करते हैं आयरन, ये मतलब एक साइड इफेक्ट ये है कि ब्लैक डार्क स्टूल हो जाता है। हाँ, तो इस वजह से एक उनके जहन में ख्याल आ गया कि बच्चा भी काला आएगा उससे। ये ऑल है। द स्किन कलर आप देखें, जो हमारे नई जनरेशन है, दे डोंट कंसिडर दीज थिंग्स। अगर आप कह दो काला गोरा किसी को, तो वो तो आपके ऊपर आ जाते हैं कि like- अच्छा, लेकिन ये कि चले गोलियां नहीं खिलाने दे रहे बहू को कि बच्चा काला हो जाएगा, तो फिर उसको गोश्त के कबाब बना दें और कीमा बना दें, तो वो वहाँ भी भी तो पैसे खर्च नहीं करने कि नहीं ये गर्म होता है, तो उस बेचारी को भूखा ही मारना है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये बात एक बड़ी, ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ग़िज़ा जो हम ले रहे होते हैं, इसमें अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन्स खाएं तो क्या वो बच्चे को अफेक्ट करती हैं उनकी
पैदा होने के बाद उनकी During पर्सनालिटी sometimes में? जैसे हमारे पास बच्चों के बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी आते हैं जी, तो वो इसमें क्या हमारे वजह पास आइडेंटिफिकेशन पे आप देखिए जब हम किसी चीज़ से प्रेशराइज कर रहे हैं ना बच्चा भी उस ट्रॉमा से गुजरता है ठीक है। जितना भी हम उनको अफेक्ट कर रहे होते Exactly. हैं वो स्ट्रेस बच्चे पे भी उतना जब ही होता आपके womb में है, तो वो भी बिल्कुल, वही चीज़ें बिल्कुल। feel कर रहा है। इवन हमारे पास बहुत सी रिसर्चेस ये भी देखती हैं कि जो आप बोल रहे होते हो जो चीज़ आप कर रहे होते हैं ना वो पे वो बच्चा सीख भी रहा होता है उसी तरह से उसका डेवलपमेंट ऑफ IQ भी वहाँ पर हो रहा होता है सो अगर बच्चा जो है वो एक इमोशनल एब्यूज देख रहा होता है या सुन रहा होता है इर्द गिर्द की सराउंडिंग में तो वो भी उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है आप देखोगे बहुत सारी जहाँ में इस तरह की कंडीशन और इन्वायरमेंट होगी ना वहाँ पे इंट्रोवर्जन्स को आप बहुत देखोगे सप्रेसिव बहुत ज़्यादा जी। देख रहे होगे बच्चों के अंदर सही। समटाइम्स अगर इन्वायरमेंट ऐसा है जो इन लॉज की तरफ से आ रहा है या फिर ये कहें कि किसी डिफिकल्टी से क्रॉस कर रही होगी फीमेल तो वो तवज्जो वो नहीं दे जाएगा, पाएगी। ट्रांसफॉर्म उसको वो ट्रांसफर बिल्कुल- होएगा वो चीज़। बिल्कुल अफेक्ट करेगा उसको। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी कोई एक मिथ है कि अगर बच्ची मर रही है दर्द से डिलीवरी पेन ले लेके वो ख़त्म हो रही है और स्ट्रेच होता जा रहा है टाइम अगर वो ऑप्ट कर लेती है सी सेक्शन के लिए तो कहते हैं नहीं सी सेक्शन करा लिया अब तो वो बात ही नहीं रहेगी जो नेचुरल बच्चा पैदा होता है वो बहुत अच्छा इसको भी थोड़ा क्लियर कर अच्छा सी सेक्शन का डिसीजन ज़्यादातर डॉक्टर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है लेकिन आजकल तो लड़कियां खुद लिखवा खुद देती हैं। लिखवाती हैं वो पेन से बचने के लिए। पेन से बचने। असल में पेन मैनेजमेंट वो लेना नहीं चाहती। हमारे पास बहुत अच्छे पेन मैनेजमेंट अब तो आ गए हैं। एपिड्यूरल इज वन तो ऑफ फिर आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें बड़ी दर्दों से पैदा किया है अगर आप सी सेक्शन से कर रहे हैं खुद ऑप्ट करके जी अच्छा क्योंकि उन्हें सी सेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता। सी हाँ, सेक्शन ये मैं चाह रही हूँ। अगर कोई लड़की ऑप्ट कर भी रही होती है तो हम उसको सारी उसकी अच्छाइयाँ फ़ायदे और नुकसान सब बताते हैं और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ वो समझ के उसको फिर ऑप्ट करती हैं तो इट्स अप टू देम। ठीक है ठीक है लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसको समझा दें और हमारे पास ये होता है कि हम एटलीस्ट 2 कंसल्टेंट उसको अलग अलग समझाते हैं ताकि अगर एक की बात समझ में ना आ सके तो दूसरे की इंडिपेंडेंटली हम उनको अपने ही कोलीग के पास दोबारा भेजते हैं कि आप भी एक दफ़ा मतलब एटलीस्ट 2 लोग उनको समझा दें एंड इफ़ अगेन दे परस्यू फॉर सिजेरियन सेक्शन तब हम उनका सिजेरियन करते हैं। सिर्फ एक दफ़ा कहने पे नहीं सिजेरियन कर देते हैं। डॉक्टर आयशा कुछ ऐसी पेशेंट्स लड़कियां होती हैं कोई प्रेगनेंसी में जिनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता इट कम्स आउट जो खा रही हैं बाहर आ रहा है एक तो 3 महीने का ट्राइमेस्टर तो है कि उसमें आपको वॉमिट होनी है वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपने गुजारा हुआ होगा कि वो नहीं टिकती चीज़ें पर 3 महीने बाद यू गेट नॉर्मल 4th मंथ में आपका दिल चाहता है खाने में लेकिन मैंने कुछ लड़कियां देखी जो 7th मंथ तक दे कैन नॉट ईट डाइजेस्ट नहीं होता अब वो ज़रा सा भी खाया तो क्या वो आपके लिए इनफ होता है या आपको ड्रिप्स पे चले जाना चाहिए? देखिए अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इन जनरल सबके साथ ही हो रहा होता है ठीक है तो उसमें तो चलो सही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजरा और उसके बाद शी इज़ टुवर्ड्स द नॉर्मल बल्कि उसका खुद दिल कर रहा है एंड शी फील्स हंग्री ऑन एंड ऑफ बट इफ स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग दिस प्रॉब्लम तो उसमें फिर एंटी एमेटिक्स हैं ऐसे उसको ठीक फिर है। हम उसको लिख देते हैं ग्रेविनेट सिरप दे दिया जी। एसिडिटी के बहुत इश्यूज हैं म्यूकेन दे दिया अगर ये इस तरह से भी सेटल नहीं हो रहा ना तो फिर हम उसको कुछ ऐसे साथ में सप्लीमेंटल डाइट दे देते हैं जो वो वाटर में ऐड कर ले अब ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो आप पाउडर फॉर्म में हैं और वो हम उसको मिल्क में ऐड करके दे देते हैं सुबह शाम कुछ स्कूप्स ले ले वो ठीक है उससे थोड़ा बेहतर हो जाता है उसको वो वाले न्यूट्रिएंट्स और वो वाले विटामिन्स मिल जाता है ठीक है और उसके बाद वो ये बताती है कि मुझे लिक्विड्स जो हैं और जूसेस जो है ना वो मुझे दिल करता है लेने को वो ठीक है। मेरे मैं उसको ना मतलब कर liquid- लेती हूँ हाँ liquid diet लिक्विड ले मुझे रही है चल तो जाता ठीक है है। हाँ तो वो उसमें फिर हम उसको कहते हैं कि जूसेस ले लो ठीक है वो अगर तुम्हारे सेटल हो जाते हैं और उसके बाद भी कुछ ऐसा मसला होता है तो फिर देखते हैं इन जनरल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती अगर वो नहीं है। वेट सही गेन कर रही है ठीक साथ है। में और बच्चा कैल्शियम भी भी दे grow हो दिया रहा है, ठीक आयरन हो भी रहा दे है। दिया बच्चा अच्छे से ग्रो हो रहा है हीमोग्लोबिन उसका ठीक है कैल्शियम ठीक है शुगर लेवल्स ठीक है तो इट्स ओके ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं No अगर वो problem. लिक्विड कभी कभी हमें उनको एडमिट करना पड़ता है ठीक है। हाइड्रेशन के लिए लेकिन वो भी अगर कुछ भी टॉलरेट ना कर सके तब और ट्रांजिएंट टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए हम एडमिट करते हैं एक दफ़ा रिकवर हो जाए तो ठीक फिर है। उसको बाद दफ़ा 1 से 2 से 3 एंटीमेटिक्स भी डॉक्टर दे साहब सकते हैं। एक टाइम पे मैं पहली दफ़ा जब बेटी मेरी पैदा होने वाली थी तो मैं इतनी वीक हो गई थी कि मेरा सारा इसी तरह वॉमिट हो के तो मुझे आयरन लगती थी तो फिट्स पड़ते थे उसकी क्या वजह हो सकती है? आयरन के साथ फिट्स पड़ रहे थे जब मैं आयरन जब जैसे मेरी बॉडी में जा रहा था ड्रिप से तो मुझे फिट्स पड़ते थे। अच्छा आयरन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ठीक लेकिन
आयरन बाज़ लोगों को सूट नहीं कर रहा होता आईवी सूट नहीं के कर साथ रहा, भी, ठीक तो है। हम उसको टेस्ट डोज देने के बाद कुछ ऐसे आयरन हैं जो पहले ज़माने में, मतलब कुछ अर्से पहले तक जो आयरन हम इंजेक्शन के ज़रिए देते थे उसमें हमें टेस्ट डोज देनी पड़ती थी। ठीक है। अब जो लेटेस्ट आईवी आयरन आए हैं उसमें टेस्ट डोज नहीं देनी ठीक है। पड़ती, तो उनका यहाँ- ज़रा सेफ्टी सही, इंडेक्स ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। वुमेन हेल्थ पे बात हो रही है। अब चलते हैं हम हार्मोनल चेंजेस की तरफ। जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स आपके अच्छे भी होते हैं, जो मुझे अभी पता चला, डॉक्टर साहब ने बताया। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि ऐसे लोग समझे कि मैंने अपनी तरफ से ये बात की। डॉक्टर साहब ने भी मुझे ब्रेक में बताया कि कुछ हार्मोन्स अच्छे भी होते हैं। उसके साथ साथ मैंने एक बात की थी कि जो ख़वातीन अनमैरिड होती हैं उनकी बॉडी चेंजेस कुछ डिफरेंट होते हैं। क्या उनके लिए भी मेनोपॉज में वही ट्रीटमेंट होता है, या उनकी जो ट्रॉमास हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? जी डॉक्टर साहब, हार्मोन्स के पर बात करी थी आप। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आता है वो ये कि यंग बच्चियों को हार्मोन प्रिस्क्राइब करना। मैंने जैसे बताया ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और हमारे डॉक्टर साहब, दो main कुछ लोग, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, ऐड ऑन कर लें कि कुछ बच्चियां डेवलप नहीं हो रही थी तो उनको बूस्टर शॉट्स कभी कभी गलत भी लग जाते हैं, और कुछ अच्छे भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। सो अगेन जब कोई डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, बहुत सारी बच्चियाँ जैसे हाइट नहीं बढ़ी उनकी जी। तो प्रॉपरली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके और वहाँ से चेकअप के बाद अगर कोई ऐसी ग्रोथ हार्मोन वगैरह लगाने की डॉक्टर ज़रूरत साहब, एक पड़ती है टेस्ट तो होता लग है जो सकता है। बच्चे का शुगर लेवल बिल्कुल गिरा के चेक करते हैं कि उसका 7 पे आ रहा है, या कि जिनकी हाइट नहीं बढ़ी, तो ऐसा कुछ होता है? आई थिंक एंडोक्राइन में इस किस्म के Endocrine होते में, हैं, बिल्कुल। ग्रोथ हार्मोन वगैरह या कॉर्टिसोल लेवल्स वगैरह करके देख रहे होते हैं। बट जो मैं बात करी थी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की, तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में आ रहे होते हैं और हम ये हार्मोन थ्रू आउट लाइफ यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हमें साइकिल ठीक करना है हमें हार्मोन देना है। ठीक है, सबसे कॉमन यूज़ उसका क्योंकि बर्थ कंट्रोल है, इसलिए वो लेबल हो गए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से। बिल्कुल ठीक है। वही हमने आपके साइकिल को रेगुलर करने के लिए भी देना है। जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है उनको भी देना है, जिनको नहीं हो रही होती 2-2, 3-3 महीने उनको भी देना होता है, मेनोपॉज के करीब आके उनको भी देना होता है, क्योंकि जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसिस्टिक ओवरी में भी देना होता है। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है। अच्छा। कहीं एक अकेला हार्मोन देना होता है, कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन देना होता है, कहीं दोनों को अलग अलग मैनेज करना होता है। तो लेकिन ख़ासतौर पे एंडोमेट्रियोसिस जैसे हमने कहा, मैंने आपको कहा पेन के साथ बच्चियां जो आती हैं, समटाइम्स उनके पीरियड सप्रेस करने पड़ते हैं हमें फॉर 2, 3, 6 मंथ्स के लिए। अच्छा। तो वो हमें प्रिस्क्राइब करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माएँ बहुत रिलक्टेंट होती हैं वो देने के लिए। बट इन लॉन्ग रन उनकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए वो देना होता है, ज़रूरी है। सो इफ़ अ डॉक्टर इज़ प्रिस्क्राइबिंग यू तो प्लीज़ वो गो फॉर इट। ठीक है, उसको ज़रूर कंसिडर करें। जी। हार्मोनल चेंजेस में भी हम खाना पीना और बहुत सी चीज़ें जो खा रहे होते हैं, जंक जैसे बहुत ज़्यादा खा रही हैं लड़कियां, और कहा जा रहा है कि ये खाने से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा। हार्मोन के जो इम्बैलेंसेस हैं उसमें मैंने जो देखा है, जो सबसे ज़्यादा ख़राबी है ना वो मीठा खाने से हो रही है। ठीक है। और उसमें जो पैदावार है वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस की है। यकीन करें कि इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज़ होता है पैनक्रियास से होता है, और इसका रेजिस्टेंस जो हम सारे का सारा ख़राब कर रहे हैं वो मीठे की क्रेविंग से। मीठा खाने को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेट ईटिंग की क्रेविंग्स है, उसमें चॉकलेट्स हैं, उसमें कुल्फियाँ हैं और शेक्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें जितना आप मीठा खाते हैं उतना ज़्यादा पैनक्रियास इस हार्मोन को रिलीज़ करता है, और इंसुलिन उतना ही ज़्यादा रिलीज़ होता है शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। आपके ब्लड के अंदर बेसिकली, इसको मैं सिंपल करूँ कि शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो पैनक्रियास इसको रिलीज़ करता रहता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। जितना आप और मीठा खाते हैं ये और ज़्यादा रिलीज़ होता है, और एक वक्त आता है कि फिर आपकी बॉडी इसको रेजिस्ट करने लग जाती है। जो इसकी निशानी है वो है बेली फैट।
Belly fat, आपका पेट बाहर को निकला हुआ होना। अगर मीठे की क्रेविंग्स को आप कंट्रोल करते हैं तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काबू पा सकते हैं, और यही लीड कर रहा है आगे जाके डायबिटीज़ को और पीसीओएस को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि पीसीओएस इज़ अ प्री डायबिटिक कंडीशन। अच्छा, ये डायबिटीज़ को ही जन्म देती है, और इसको सारा मैनेज करने का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन पे अब अगर आपने काबू पाना है तो मीठे को आप अपनी लाइफ से निकालें, आप है। बिल्कुल फिट हो जाएंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे होते हैं या हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो क्या उन ख़वातीन के लिए कितना अफेक्ट होता है जब उनकी शादियां भी नहीं हुई और वो मेनोपॉज में भी आ गई, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी थेरेपीज शुरू कर दें? थिंक इज़ कि यहाँ पे क्या होता है कि आप हार्मोनल डिसबैलेंस तो देख रहे हैं, मगर साथ में एक आप देखोगे थॉट साइकिल बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा होगा कि मैंने लाइफ में क्या किया, क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं थी कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। अगर वो सेल्फ डिसीजन भी होगा ना तो मेरे साथ ऐसा टाइम गुजरा है क्यों, ये एक जो थॉट साइकिल है ना ये बहुत प्रेशराइज कर रहा होता है, और यही इंटरनली डैमेजेस कर रहा होता है, जिसमें आप देखोगे फिर उसके बाद डिस्टर्बेंस बॉडी की शुरू हो जाएगी, और वही जिसको आप जितना सप्रेस कर रहे होते हैं ना ये फीमेल्स, आगे जाके फिजिकल सिम्टम्स में दिखनी शुरू हो जाएगी। किसी भी तरह की आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस आनी शुरू हो जाएगी, साथ में बहुत ज़्यादा एग्रेशन उनके अंदर आप देखोगे, चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को लेकर एग्रेशन, या बिल्कुल आइसोलेशन आप उनके अंदर देखना शुरू कर दोगे, विड्रॉल्स होना शुरू हो जाएंगे, और उनके अंदर टॉलरेंस भी ख़त्म हो जाती है। फिर एक सर्टेन एज होती है, अगर आपको कोई मिल भी रहा होता है तो आपसे शादी नहीं की जाती, नहीं हो रहा होता, वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता आपसे। तो ये वाली चीज़ें आ रही होती हैं। अब यही चीज़ें डिस्टर्बेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, फीचर्स क्या है हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी कितना ज़रूरी है बच्चियों का, लड़कियों का थेरेपीज लेना? प्री काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपका पुबर्टी से पहले भी अगर आपको बताया जाए तो आप इसको एक्सेप्ट करते हो, लेकिन समटाइम्स सरप्राइज कंडीशन होती है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हो क्या रहा है मेरे साथ। सो प्री काउंसलिंग, जैसे हमारे पास मैरिज से पहले भी प्री काउंसलिंग की जाती है कि आप इस चीज़ को समझो कि आपका आगे रिलेशन बनेगा कैसा। इसी तरह से आपकी प्रेगनेंसी से पहले आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाह रहे हो तो व्हाट यू हैव टू बी डू, और क्या चैलेंजेस होंगे जिसको एक्सेप्ट करके चलना है। ठीक है, ठीक है, सो ये चीज़ की नीड नेसेसरी सही। होती है हमारे। डॉक्टर साहब, एक मिथ है कि अगर चांद, वो जो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो रहा है तो औरत जो प्रेग्नेंट है वो जल्दी से बैठ जाए या कुछ ना करे तो बच्चे को कुछ हो जाएगा, अपनॉर्मल हो जाएगा, या वो उसमें कुछ किसी हद तक ठीक भी है। अच्छा। चांद ग्रहण पर सूरज ग्रहण के साथ रेडिएशन इतनी ज़्यादा इमिट अच्छा। होती हैं, तो आई थिंक डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो तो अब बेहतर है, अदरवाइज कोई प्रूवन चीज़ नहीं है ये। ठीक है कि वो कुछ काट रहे हैं या कुछ नहीं, कर वो रहे तो बिल्कुल भी नहीं कि जहाँ काटा वैसे तो ही ज़बान कट कट जाएगी, ये हो जाएगा। वो तो मिथ है, बट डेफिनेटली रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती हैं उस वक्त सनलाइट में कि उससे में भी कुछ फ़र्क पड़ता हो। ये भी एक मिथ है, दूध पियेंगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा, हाँ, दूध पियेंगे तो बच्चा गोरा हो चाय जाएगा। पियेंगे तो काला हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिन जगहों के ऊपर मतलब डेयरी फार्म्स हैं या जिन हाँ। कंट्रीज़ के अंदर दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि सारे ही बच्चे गोरे हों। तो ये सब चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा दूध अगर पिया जा रहा है लेकिन बाकी खुराक जो है वो बैलेंस नहीं है तो वो बिल्कुल भी सही बात अच्छा, नहीं है। खुराक एक- का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। एक और चीज़, जब साइकिल का टाइम आता है यंग लड़कियों के लिए कहा जाता है नहाओ मत, प्लीज ये बता प्लीज दें प्लीज डॉक्टर साहब, बड़ा आपका शुक्रिया होगा उस वक्त तो आपको अपनी हाइजीन का और ज़्यादा ख्याल रखना कि है। फर्स्ट डे नहाना नहीं है आपने। 7 days बहुत दफ़ा तो ये आती है, मतलब उनको नहीं नहीं, वो समझाना कहते मुश्किल हैं हो कि जाता है। नहीं बिल्कुल ना नहाओ, ठंडा पानी, ये वो ठंडा पानी ना पियो, आप तो नहाना 2 नहीं। दफ़ा नहाएं क्योंकि हाँ। आपके पास से कोई स्मेल ना आए, आप खुद भी साफ सुथरे रहें, और उसकी वजह से रैशेस बहुत होते हैं Rashes अगर होते बच्चियां हैं, नहीं and then नहाएंगी। इन्फेक्शन you हो need सकते हैं। to change, थोड़ी देर के बाद you need to change, क्योंकि मैंने देखा है कि उसकी वजह से बीमारियां और पैदा होती हैं। ऐसा है कि नहीं? Infections वगैरह बढ़ इन्फेक्शंस जाती हैं। बनती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई और बहुत सी इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि ये बात अपने बच्चों को एजुकेट करें, लड़कियों को, कि ये हमें गलत सुना जाता है कि नहीं आपने नहाना नहीं है, आपने गरम चीज़ के गरम चीज़ें खानी है, ठंडी चीज़ नहीं पीनी। ये मतलब ये क्यों, क्या आगे जाके प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, ये सिर्फ मिथ्स हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है। मिथ्स हैं सिर्फ। मतलब सब एक प्रिम रोज़ है या वो क्या है, वो जो लड़कियों को आजकल कहा जाता है कि जिनकी यूट्रस रिमूव कर दी जाए या उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं मेनोपॉज में, इज़ इट गुड टू टेक
प्रिमरोज का इफेक्ट है, प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल्स होती हैं बेसिकली, और ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है एंड इट्स बेसिकली इट कंट्रोल्स योर हार्मोन्स। तो ठीक है। कुछ हार्मोनल सोर्सेज ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, इवन कुछ हार्मोन्स एस्ट्रोजन से कंट्रोल मिलते हैं। करने का क्या मकसद है? यानी कि आपको एंगर मैनेजमेंट नहीं होगी उससे? क्या उसमें एंगर मैनेजमेंट भी आ जाती है? क्रैंकीनेस नहीं होगी? व्हाट एक्चुअली इट कंट्रोल्स? एक्चुअली हार्मोन जो है ना वो पूरे साइकिल में आपके बिल्कुल डिफरेंट तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। एक हार्मोन कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी जो बैलेंस है, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज ऑफ साइकिल टू अनदर फेज, वो इम्प्रूव हो जाती है और सिम्टम्स रिड्यूस ठीक हो है। जाते हैं। नाउ अगेन आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन डॉक्टर आयशा, क्या ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं किसी भी किस्म के हम ले रहे हैं मेनोपॉज में या वैसे हार्मोन को ठीक करने के लिए, हार्मोन्स के लिए, क्या वो ठीक है हमारे लिए? देखिए बात यह है कि गूगल को अपना डॉक्टर ना बनाएं। जी 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 बिल्कुल। मतलब गूगल को अपना डॉक्टर ना बनाएं, लेकिन जो पूछ भी तो सकते हैं अब तो हाँ, गूगल के अलावा चैट वो आ गई है ना, चैट जीपीटी, उससे पूछते हैं लोग। हाँ पूछते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो भी आपका मसला है, आपकी ब्लड की केमिस्ट्री होनी ज़रूरी है, आपका फिजिशियन को विजिट करना ज़रूरी है, ठीक है। आपका वेट, आपकी हाइट, आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान, हाँ। आपकी ब्लड की केमिस्ट्री, ये चीज़ें एक दफ़ा आपके फिजिशियन को दिखानी ज़रूरी है। आप गूगल से, चैट जीपीटी से सारी नॉलेज जो भी आपने लेना है, लेकिन जो ठीक है। सप्लीमेंट्स आपको खानी है, जो आपकी ब्लड की केमिस्ट्री है, वो डॉक्टर से पूछे बगैर ना करें। डॉक्टर साहब कितने कितने टाइम से हमें अपने टेस्ट कराने चाहिए ख़वातीन को, अपनी हेल्थ, पूरी हेल्थ को चेक करने? एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, और वो भी सर्टेन एज के बाद, लाइक 40 के बाद यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हिच आर द मेन टेस्ट जो हमें कराने हैं? अपने हीमोग्लोबिन पे नजर रखें। हीमोग्लोबिन? इसी तरह से पूरा ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें आ जाएगा सब? कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है, CBC है, जिसमें ठीक है। उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह पता चल सही जाता है। है। फिर जिन फैमिलीज में डायबिटीज़ है वो चेक कराते रहे अपना HbA1c या ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर। इसी तरह अगर लिपिड का किसी को प्रॉब्लम है फैमिली में, ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट ये कैंसर सब है, है। उसके लिए ठीक है। मैमोग्राम। मतलब आप सोचिए छोटी से छोटी चीज़ भी हो ना, हम उसको लाइट ना लें। मुझे एक हल्का सा लंप हुआ और मैं छोटा सा, और मैं यकीन करें मैंने कहा नहीं, मैं इसको बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं लूँगी, और मैंने फटाफट चेक कराया तो वो लिम्फ नोड निकला जो डिज़ोल्व हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने का, और हमने जो भी डिस्कशन की इसका आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे यूट्यूब पे, जहां आप अपना शो दोबारा आप देख सकते हैं। और मकसद ये है कि वुमेन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो डॉक्टर्स ने बात की, साइकोलॉजिस्ट ने बात की, उसको फॉलो करें, अपना ख्याल रखें, अपने टेस्ट कराएं, क्योंकि वही बात है, वंस अगेन आई विल से, कि एक हेल्दी खातून ही घर के हर फ़र्द को हेल्दी रख सकती है। ना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।